नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे छत पर बिजली। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे कुछ करने जा रही है। दरअसल जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, शासकीय भवन हैं, शासकीय स्कूल, अस्पताल, कॉलेज हैं, संभवतः सबकी छतों पर अब सौर ऊर्जा पैनल आपको दिखे तो हैरत मत कीजिएगा। दरअसल छतों पर बिजली पैदा कर बिजली का संकट भले ही कम ज़्यादा ना हो, लेकिन वो भवन जिनकी छतों पर सौर ऊर्जा पैनल होंगे, वो भवन बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लायक बिजली वो छतों पर लगे सौर ऊर्जा पैनल से कर सकेंगे और उसके साथ ही जो बिजली का एक तरह से खर्च है वो कम हो सकेगा। संभवतः कल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है, उसमें इस तरह का प्रस्ताव आने की संभावना है। और मध्य प्रदेश वैसे भी सौर ऊर्जा पर देश भर में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। करीब करीब जो उसने सौर ऊर्जा पैदा की है उसमें 5वें स्थान पर है और सबसे नंबर 1 पर है तो राजस्थान। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बढ़ने से कितने फ़ायदे होंगे, गांव के गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खेतों में अगर कुआं और ट्यूबवेल है और वहाँ अगर कुछ उनका घर बना हुआ है, उसके ऊपर अगर वो सौर ऊर्जा लगाते हैं तो बहुत सारी बिजली का खर्च बचेगा और गांव खेत सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी और दिल्ली से हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र सिंह परमार जी, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रंजन जी आपसे करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आप क्लियर है? हाँ, दरअसल वैकल्पिक ऊर्जा एक बड़ा स्रोत बनकर उभरा है ऊर्जा के मामले में, बिजली के मामले में। मध्य प्रदेश में करीब 6000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इस स्रोत के जरिए पैदा की जा रही है। अब सरकार की जो योजना संभावित है, जो योजना उसके प्रस्ताव में आने वाली है कल की कैबिनेट की बैठक में, उसके अनुसार प्रदेश के सारे सरकारी भवन, उनकी छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगे होंगे और इससे जो बिजली पैदा होगी, कम से कम वो अस्पताल जिनकी छतों पर ये सिस्टम लगा होगा, वो अस्पताल भले ही एसी ना चला पाएँ, लेकिन कूलर, पंखे और लाइट का तो मेरे ख्याल से काम कर ही सकते हैं। स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल में गर्मियों के दिनों में पंखे चल सकते हैं, कूलर भी चल सकते हैं, और ये सब चीज़ें कम से कम हमारे सरकारी वो संस्थान जहाँ इलाज होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और जहाँ सरकारी दफ्तरों में काम होता है, वो रोशन हो सकेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आपकी राय, ये योजना कितनी बेहतर है और सरकार इसमें कितनी धन्यवाद की पात्र है? राघव जी, बहुत ही अच्छी योजना, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो जो मैं जरा सा आवाज जी को कर रहा कम जी, अब ठीक है। तो एक तो जो क्लाइमेट अपने यहाँ है जी, वो सोलर पावर के लिए बेहतरीन है। अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो उनके मुकाबले जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है अच्छी खासी अपने यहाँ रहती है जी, और मध्य प्रदेश खास कर देखें तो और भी अच्छा है। कुछ अगर हम और स्टेट्स, नॉर्थ के जो स्टेट्स हमको देखेंगे उसके कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा जो आपने बात कहा कि सरकार की जो आकांक्षा है या जो उनकी प्लानिंग है कि सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सोलर पावर करें, तो उसका 2 पार्ट है। एक तो जो सरकारी बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी जगहों में स्थित है, उनके पास जगह कमी नहीं है, तो जो सनलाइट जो कोई रिक्वायरमेंट है जो ऊपर गिरना चाहिए सोलर पैनल पे, उस पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। ये सरकार की कई साल पहले से योजना चल रही है। मैं बल्लभ भवन गया था, बल्लभ भवन में आप अगर देखेंगे, राघव जी आप गए भी होंगे जी, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। लेकिन जिस मात्रा में सोलर पैनल सारी सरकारी बिल्डिंग में लगे होने चाहिए वो नहीं है। ये तो मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे बहुत ही बुरी हालत, वो नहीं है जितनी। अच्छा, उसका जो उपयोगिता क्या है राघवन जी? जी, पहली बात है जो सोलर पावर की अवेलेबिलिटी है, आपको बैठे बिठाए एक ऐसी बिजली मिल रही है जो वेस्ट हो रही है। सोलर पावर है, सनलाइट है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
दूसरा जो उसका फायदा है, जो थर्मल पावर है उस पर हमारी जो खर्च हो रहा है उस पर कमी है। सबसे बड़ा फायदा यह है, खर्च में कमी आ रही है जी। क्योंकि जो कोल को इंपोर्ट करना पड़ता अपने यहाँ वैसे भी कम है, कुछ बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर 40-50 साल के हिसाब से देखेंगे, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, आप सोच रहे हैं, तो कोयले की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही डे बाई डे। बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही एक चिंतनीय हालत होने जा रही है। दूसरा जो हाइड्रो पावर है राघवन जी, उसकी लिमिटेशन है। अगर पानी गिरा तो हाइड्रो पावर है, रबी सीजन जब आता है आप देखे होंगे जी, कि अक्सर जो डिमांड होती है बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी कम रहती है, उसमें हाइड्रो पावर की जरूरत पड़ती है। और हाइड्रो पावर जो हाइडल हम लोग बोलते हैं, अगर उसमें पानी अगर नहीं गिरा अच्छी तरह से तो दिक्कत आती है। तो सोलर पावर वहाँ पे काम आता है। और अच्छी बात यह है कि सोलर पावर में जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नई चीजें आई हैं कि आप उसमें पावर बैंक बना सकते हैं, जो पहले नहीं होता था जी। रीवा में देखिए, सोलर हमारे ख्याल से एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट है। तो मध्य प्रदेश काफी आगे जा रहा है। जो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग ले रहे हैं, सरकार 40% तक सब्सिडी दे रही है। एक ही चिंता की बात है इंडिविजुअल लेवल पे, मैं सरकारी संस्थानों की बात नहीं करता हूँ, तो बहुत काम करना बाकी है जी, कि सरकार एक फिक्स टैरिफ लगाने जा रही है, कुछ जगह लग भी चुका है। अगर बिल कम नहीं होता हमारा, तो हमारा जो पर्पज था सोलर पावर इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत से घर हैं लगा सकते लोग, फिर वो पर्पज डिफीट हो जाएगा। तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए, सनलाइट का ज्यादा उपयोग करें, तो उससे जो थर्मल पावर पे डिपेंडेंस कम होगा, कोयले पे हमारी जो पैसे खर्च होना वो कम होंगे, और हाइडल पे जो हमारा डिपेंडेंस वो भी कम होगा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सबसे खास बात है, बिजली आपको किस दर पर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सुखद बात है कि अभी जो शुरुआत हो रही है, वो जो किसानों को बिजली दी जाती है अभी वो 6 रुपये प्रति यूनिट के आसपास मिलती है। अगर ये योजना सफल होती है तो किसानों को गांव देहात में अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो लगभग 2.25 रुपये, 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, यानी लगभग आधे से भी कम दर पर। 6 का आधा 3 होता है, तो ये 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से मिलेगी। ये हम किसान गांव की बात कर रहे हैं। और अगर ये शहरों में घर घर लग जाए, जैसा आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर यहाँ इसका चलन बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये एक तरह से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में क्रांति होगी। अभी तक आपने सब चीज़ों को बहुत विस्तार से बता दिया कि किस तरह से पानी से बिजली, बांधों के जरिए, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर कैसे बांधों से पानी से बिजली बनेगी। लेकिन अगर बारिश अच्छी होती तो ये मौके कम आते हैं कि 2-3 साल लगातार अच्छी बारिश हो जाए, तो वो संकट होता है। पन बिजली की बात करें, हाइडल पावर की हम बात करें, कोयला की आपने कहा कि कोयले का उत्पादन घट रहा है और उससे प्रदूषण भी होता है, उसकी जो राख होती है वो दिक्कत पैदा करती है। परमाणु संयंत्र हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, दूर की कौड़ी है, कम जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये सौर ऊर्जा की हम बात करें, आपने कहा कि मध्य प्रदेश बेहतर है रोशनी के मामले में, धूप के मामले में। राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र की हम बात करें, इसका नंबर आता है बिजली पैदा करने में सौर ऊर्जा से। मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, रीवा के साथ नीमच में भी इसकी बात है। एक चीज़ मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा कि तालाब जो हैं, सरोवर हैं, वहाँ भी अगर सौर ऊर्जा यंत्र लगा दिए जाए पानी के ऊपर तो फ्लोटिंग हो सकता है, लेकिन वहाँ भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। नीचे पानी अगर होगा तो उसकी वजह से पानी गर्मी में कम उड़ेगा क्योंकि ऊपर छाया रहेगी, और जो धूप पड़ेगी उससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो गर्मियों में पानी उड़ने से बचेगा, वाष्पीकृत होने से बचेगा, और तेज़ धूप जो पड़ती है गर्मी की, उससे सौर ऊर्जा बिजली पैदा करेंगे। और आपने कहा कि पावर बैंक की बात भी है, तो ये बहुत सारे मेरे ख्याल से इसमें नफ़े हैं, मुनाफे हैं। मैं आऊँगा नागेंद्र जी आपकी तरफ, और सबसे अंत में आऊँगा रमेश सिंह जी की तरफ। नागेंद्र जी, दिल्ली में आप बैठे हैं, राजस्थान भी आपके पास है, पंजाब हरियाणा भी है, यूपी भी वहाँ से लगा हुआ है। किस ढंग से देखते हैं कि दिल्ली में इसका कितना चलन है? राजस्थान तो एक नंबर पर है, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा की बात करें, पंजाब की और यूपी की, उसको आप इस वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में किस ढंग से देखते हैं और किस पायदान पर रखते हैं? जी राघवेंद्र जी, देखिए सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान को 16,060 मेगावाट जी बिजली उत्पादन के साथ पहले नंबर पे है ही।
धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। जी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अब ये भी होने जा रही है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें 1 किलोवाट पे केंद्र और राज्य सरकार मतलब 60,000 जो लागत है उसका करीब करीब 45,000 तो वो सब्सिडी दे रही है। जी तो ये एक ऐसी स्कीम रहेगी, मैं जो समझता हूँ कि आने वाले समय में ये माइलस्टोन है सौर ऊर्जा के लिए। और आप मध्य प्रदेश सरकार की जहां तक बात है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की भी बहुत सराहनीय कदम इसे कहा जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ बिजली या ऊर्जा का उत्पादन ही एक चीज नहीं है, उससे बड़ी चीज है कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी ये भविष्य की जरूरत है। जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन से दुनिया जूझ रही है, जो संकट पैदा हो रहे हैं, उसमें हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए सोचना ही पड़ेगा। जी अब सिर्फ जल या कोयले से ऊर्जा का नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इससे आगे भी जाके ज्वारीय ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा से भी आगे जाके, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में बायोमास ऊर्जा जो पशु और पौधों से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और दुनिया में भी वही देश अब उन्नति में आगे टिका रह पाएगा जिसके पास ऊर्जा उत्पादन की क्षमताएं अनंत होंगी। क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे अब वाहनों का प्रचलन है वो भी इलेक्ट्रिक की ओर हम जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन में ऊर्जा की या बिजली की बहुत बड़ी जरूरत हमें होगी क्या जी करने के लिए। और व्यवसाय में, व्यवसायिक घरानों में भी जो जरूरतें हैं अब तकनीक के हिसाब से, उसमें भी ऊर्जा की बहुत खपत होनी है। तो मैं इसमें अपार संभावनाएं देखता हूँ, और पीएम मुफ्त बिजली घर योजना इसमें माइलस्टोन साबित होगी। तीसरी बात आपको कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी देश और दुनिया को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश करीब छठे स्थान पर इसमें आ रहा है। जहाँ तक सौर ऊर्जा के हम इसकी बात करें, उत्पादन की बात करें, राजस्थान 1 नंबर पर है। इसके बाद गुजरात दूसरे क्रम पर आता है, तीसरे क्रम पर कर्नाटक है, चौथे क्रम पर तमिलनाडु है और 5वीं पायदान पर महाराष्ट्र है। ये 5 राज्य देश के ऐसे जो वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की चर्चा है, क्योंकि रीवा नीमच के बाद इसके साथ साथ जो एक यूनिट की बात करें, इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, अब घरों की छतों पर आपको सौर ऊर्जा पैनल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। भोपाल झील की बात करें तो यहाँ एक वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड के किनारे जो लाइट जलती है वो भी सौर ऊर्जा से जलती है। तो ये एक तरह से प्रचार के माध्यम भी है कि इनको देखकर लोग अपने घर पर भी ये काम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पैनल की सिंगल लाइट तो लोगों ने देखी है कि गांव पंचायतों में वो लग जाती है, उसी में एक पैनल लगा होता है और उसी से दिन में वो सौर ऊर्जा इकट्ठी होती है और रात में वो लाइट जलती है। लेकिन रमेश सिंह जी, ये जो सारा मामला है मध्य प्रदेश में जब पीक आवर्स चलते हैं, अगर हम बात करें सिंचाई के समय की, उद्योग के समय की, जब बिजली की ज़्यादा खपत होती है तो मध्य प्रदेश में 21,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड होती है और 13,000 मेगावाट की अधिकतम डिमांड 23 मई को दर्ज की गई थी। अब ये देखा जाएगा कि इसमें सौर ऊर्जा यानी वैकल्पिक ऊर्जा का कितना लाभ मिल सकता है, आपकी राय? पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे जैसे दुनिया में पेट्रोलियम और कोयले के भंडार घटते जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में वैज्ञानिक अनुसंधान तरफ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा, देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ये एक ऐसी चीज है कि पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है, वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो अनवरत उपलब्ध है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा उज्जवल भविष्य अगर है तो ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, जिसमें ये सौर ऊर्जा है, पवन चक्कियां हैं, इसके बाद समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा बनती है वो है। अगर मध्य प्रदेश में सरकार प्राथमिकता के आधार पर और अपनी इन घोषणाओं को बहुत तेज गति से लागू करे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। राघवेंद्र जी, शिवराज जी ने घोषणा कर गए थे कि हम ओमकारेश्वर डैम में दुनिया सबसे बड़ा फ्लोट सोलर पैनल लगाएंगे, लेकिन वो अब ठंडे बस्ते में उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो ये घोषणाएं करके मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होता, सरकार को इसको प्राथमिकता पे लेना पड़ेगा। प्राथमिकता पे, जैसे अभी ये आप कह रहे हैं कि सरकारी भवनों में ये सौर पैनल लगा रहे हैं, अगर सख्ती के साथ इसे लागू कर दिया तो सरकारी भवनों ही नहीं, सरकारी जो आवास है, पूरे प्रदेश में बहुत सारे लाखों आवास है,
उनमें भी इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, इन सब में अनिवार्य रूप से इसको लागू किया जाए। कंडीशंस इसमें अप्लाई की जाए सरकार निजी क्षेत्र में कि आपको ये अगर ये करते हैं तो आपको टैक्स में छूट देंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। तो इस तरह मध्य प्रदेश में नहीं, हर प्रदेश में ऊर्जा की 50% जरूरत हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सौर ऊर्जा की स्थिति जो शिवराज जी ने जो पहल की थी, इसका इतना असर हुआ है कि गांवों में जो सौर ऊर्जा लोग नहीं समझते थे, आज चर्चा होने लगी है और लोग ये चर्चा में कहने लगे हैं कि हम ये मकान बनाएंगे तो सौर पैनल लगवाएंगे। क्योंकि शटडाउन जब होता है, आज हम आदमी को इतनी दिक्कत होने लगी कि 10 मिनट के लिए अगर बिजली चली जाए तो आदमी परेशान होता था। सौर ऊर्जा की उनको जरूरत महसूस होने लगी कि इससे बिजली की हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी और हमें 24 घंटे बिजली मिलेगी, रात में से मिलेगी, दिन में सौर ऊर्जा से मिलेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी भवनों के अलावा नहरों पर जाल बिछा हुआ है, नाले बहुत सारे हैं, नदियां बहुत सारी है, तालाब बहुत सारे हैं। सरकार प्राथमिकता पे ले तो इसे, मेरे ख्याल से 50% का लक्ष्य पाना तो बहुत आसान है। और आप ये देखिए कि लक्षद्वीप में तो ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है। भारत ने ही वहाँ जो सौर ऊर्जा के पैनल लगाए समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं और मालदीव की बहुत सारी ऊर्जा जरूरत वो सौर पैनल से पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अभी संकट चल रहा है ऊर्जा का, वहाँ पेट्रोलियम की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली का उत्पादन हो नहीं रहा, तो चीन की मदद से उन्होंने यही उपाय निकाला है कि वहाँ सौर पैनल लग रहा है। लोग बहुत परेशान है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो लोग मजबूरी में भी वहाँ सौर पैनल लगा रहे हैं। और ये एक पाकिस्तान के लिए एक जो संकट है ये वरदान के रूप में साबित होगा। तो सौर पैनल एक तो इसमें प्रदूषण नहीं होता, ग्रीन एनर्जी है, इसके कई प्रकार के फायदे हैं। भोजन बनाने में आपको बताऊं मैं, ये सौर हीटर आता है, सौर जो कुकर होता है वो आता है। आप ये देखिए कि 1000 रुपए का सिलेंडर आता है, अगर एक गरीब घर के लोग अगर एक सौर वो कुकर ले तो उसमें पूरा एक रोटी को छोड़कर पूरा खाना बन सकता है। बिल्कुल रमेश जी, आप जो बातें कह रहे हैं उसी पर आ रहे हैं। दरअसल यूपी के साथ मिलकर 160 वर्ग किलोमीटर जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारी, सोलर यूनिट लगाने की तैयारी है। इससे मध्य प्रदेश के जो 5 जिले हैं वो सस्ती बिजली के हकदार बन जाएंगे। जो मैंने कहा था कि 2 रुपये 75 पैसे यूनिट उनको बिजली मिलेगी, ऐसे 5 जिले हैं। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक कंपनी है जो 40,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश की तैयारी कर रही है। 1000 मेगावाट की क्षमता पर करीब 554 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और उसमें हम 1000 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकेंगे। तो ये जो वैकल्पिक स्रोत है ये कहीं ना कहीं उन सब पर थोड़ा सा बोझ कम करेंगे। जैसा रंजन जी ने शुरुआत में कहा था कि जो बांधों से बिजली बनती है, पन बिजली, हाइडल बिजली जिसको कहते हैं, कोयला से जो बिजली बनती है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और अभी लगभग 6000 मेगावाट हम बिजली पैदा कर रहे हैं इन स्रोत से। अगर ये क्रांति आगे बढ़ती है तो हम 10-12 हज़ार के पास पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी जो उत्पादन हो रहा है उससे 2 गुना उत्पादन भी अगर हो गया तो मध्य प्रदेश की जो ज़रूरत है उसका आधा हम सौर ऊर्जा से पैदा कर सकते हैं। बिजली की हम बात कर रहे हैं। रंजन जी, आपकी राय? रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी रंजन जी से हमारा संपर्क। नागेंद्र जी, राजस्थान का इसमें जिक्र बड़े जोर शोर से होता है। राजस्थान में जरूर रेत है, लगता है रंजन जी से संपर्क हमारा हो गया है। रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, नागेंद्र जी, आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? इसमें तो पूरे देश में अभियान चलाने की जरूरत है। केंद्र सरकार तो काम कर ही रही है, राज्य सरकारों को भी बढ़ चढ़कर इसमें आगे आना पड़ेगा। जी राघवेंद्र जी, देखिए इसमें राजस्थान एक वो मॉडल स्टेट है जिसने ना केवल सौर ऊर्जा, इवन पवन ऊर्जा के लिए भी अपने आप को एक मॉडल स्टेट बनाया है। वो राजस्थान की रेतीली धोरें जिनमें ना अनाज उगता था, ना जहाँ पानी था, ना कुछ और था, वो हजारों एकड़ जमीन आज बहुत बड़ा राजस्व सरकार के लिए पैदा कर रही है और ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि अब उनमें सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बनाई जा रही है।
इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में इस व्यवसायी घराने इस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं जिनमें ना सिर्फ केवल छत बल्कि दीवारें भी सोलर पैनलों की बना रहे हैं और अपनी जरूरत की ज्यादातर ऊर्जा वो खुद सोलर पैनल के जरिए उत्पन्न कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए दुनिया और देश का जो भविष्य है, मेरा ये निजी मत ये है कि वो 3 या 4 तरह की जो नई वैकल्पिक ऊर्जा है उन पर टिका हुआ है, जिसमें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, समुद्र की लहरों से जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो है, और हिंदुस्तान के मामले में तो बायोमास ऊर्जा पे बहुत काम किया जाए तो बायोमास भी वो एक ऊर्जा है जी। जो देश की तरक्की की राह में नई दिशा दिखाएगी, ऊर्जा उत्पादन में नई दिशा दिखाएगी। इसमें कोई शक नहीं, सभी को इससे उम्मीद है, लेकिन हमने कहा कि इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी, निजी प्राइवेट सेक्टर को भी, और अगर हम मकानों की बात करें तो कोई भी आदमी जब घर बनाता है तो वो घर लाखों रुपए में बनता है और हज़ारों रुपए महीने वो बिजली का बिल अदा करता है। अगर उसमें वो 2-3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करे तो कम से कम उसके घर की बिजली हर महीने मुफ्त भले ही ना हो, वो कुछ 200-400 रुपये तक उसका बिल आकर समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग घर बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एक यूनिट की बात करें, तो इसमें अगर 50 लाख का घर है तो 3-4 लाख रुपए की एक आपने ये सिस्टम को लगाया तो बिजली आपकी फ्री हो गई। इसके साथ साथ जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है उसमें कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, अस्पतालों में, सरकारी संस्थानों में, मध्य प्रदेश के मंत्रालय में तो वहाँ पहले से ही लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सतपुड़ा और विंध्याचल करके जो सरकारी संचालनालय है, डायरेक्टेड है, वहाँ भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमें लगता है कि अब ये मिशन के रूप में आगे बढ़ेगा तो देश के लिए तो सुविधाजनक है, आम आदमी की भी इसमें दिक्कतें कम होगी। हमारे साथ रमेश सिंह जी है, मैं अंतिम में आऊँगा। रंजन जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियर। हाँ, तो ये मेरा कहना है कि जिस ढंग से केंद्र सरकार या राज्य सरकारें काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ा, क्योंकि ये मुनाफे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं। क्योंकि देश में सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में है और अगर सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है तो फिर इसमें बिजली जरूर बनेगी और ये सबके लिए लाभ का सौदा है। मध्य प्रदेश में तो हमने कहा कि सरकारी जो जिले मुख्यालय हैं वहाँ सब पर यह योजना बन रही है और लागू होने की तैयारी सरकार कर रही है। आप इसको कितना सकारात्मक देखते हैं? नहीं सर, इसमें 2 पार्ट है जी। जो इंडिविजुअल बिजली पैदा करेगा जी, वो फिर रिटर्न भी होता है, क्योंकि हम पावर सीधे नहीं करते हैं, वो तो एनपीबी को जाता है जी, जो पावर कंपनी रहता है। हाँ, वहां से फिर उसका बिल में वो ऐड होके आता हाँ, है। जी, तो जो अगर आप देखेंगे को कुमुलेटिव इफेक्ट जो अगर जोड़ कर देखेंगे राघवन जी, मैं भी स्टडी कर रहा था, तो मध्य प्रदेश का जो पोटेंशियल है ऊर्जा पैदा करने का, सोलर एनर्जी जी, वो 60,000 मेगावाट है, मतलब 61,000 समथिंग है जी, और हमारी जो अभी कैपेसिटी है मध्य प्रदेश में वो 3,000 समथिंग है। भाई 20 गुना हम काम ज्यादा कर सकते हैं जी, और पहली बार हो रहा है राघवन जी। अभी जो पिछले महीने बैठक हुई ऊर्जा विभाग की, क्योंकि रबी में देखिए 8 दिन से परेशानी शुरू हो गई, रबी सीजन आ गया, अक्टूबर आ गया जी, परेशानी शुरू हो गई। अभी जो पीक डिमांड है 12,000 मेगावाट, जी, पहली बार ऐसा हुआ है मैं मध्य प्रदेश देख रहा हूँ कि सरकार ने चिंता किया है कि जो सोलर पावर प्लांट हमारे हैं, जी, आगर में है, शाजापुर में है, ओंकारेश्वर में, उसको जल्दी पूरा किया जाए। पहले केवल एक ही जो अल्टरनेटिव था कि हाइड्रो पावर कहाँ पे हमारा है, कितना दे पाएगा, ये पहली बार हो रहा है। और उसमें अच्छी बात है मध्य प्रदेश में जहाँ वो बैठे हुए हैं जी, कि हमारे एक्सट्रीम वेदर नहीं है, सूरज की अवेलेबिलिटी, जो सूरज की रोशनी है बहुत समय तक अवेलेबल रहता है। तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा रोल, मतलब पूरे कंट्री का 8% मध्य प्रदेश देगा अगर पूरा पोटेंशियल देगा, तो 1/12 1/10 मान लीजिए, तो बहुत बड़ा चीज है जो मध्य प्रदेश करने जा रहा है पूरे कंट्री में, अगर फिक्स किया जाए तो। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मेरे पास जो आंकड़े वो 2010 में यहाँ बिजली का उत्पादन की क्षमता थी 160 मेगावाट। ये 2010 की बात करें, आज से 14 वर्ष पुरानी। अब ये बढ़कर हो गई है 5,462 मेगावाट, ये पुरानी है, अभी इसमें और बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही पॉजिटिव है और उत्साहजनक है। इसके साथ साथ 1,700 मेगावाट 1,728 मेगावाट की क्षमता की परियोजना अभी स्थापित की जा रही है, यानी बहुत जल्दी ये उत्पादन भी शुरू कर देंगे। तो हमें लगता है कि लगभग 7,000 से ऊपर हम पैदा करने की स्थिति में अभी कुछ महीनों के बाद ही आ जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा है, अगर ये चीज़ सफल होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश की जो डिमांड है, हम बहुत जल्दी आधे से ज़्यादा की आपूर्ति सौर ऊर्जा या वैकल्पिक स्रोत के जरिए कर सकते हैं। इसमें रंजन जी आपकी राय?
रमेश जी, आपकी राय? राघवन जी, इस सरकार को ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सरकार को एक जुझारूपन के साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तर्ज पे इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। विपुल संभावना है सौर ऊर्जा की, गैर परंपरागत ऊर्जा की, पवन चक्कियों की बेतहाशा संभावना है। बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमा है। जो जितना स्पेस हमारे मध्य प्रदेश में है इस ऊर्जा के लिए, उतने स्पेस को भरने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो अभी नाकाफी है। सरकार को इसको रिवॉल्यूशनरी रूप में लेकर और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा जरूरत को, इसके बाद हमें और हाइड्रो प्रोजेक्टों की ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा 50% अगर सौर ऊर्जा पूरा कर देती है तो वर्तमान में हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये पर्याप्त रहेंगे। दोनों को डाइल्यूट करके हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ और तो नहीं कहना आपको नागेंद्र जी या रंजन जी इस पर? मैं सिर्फ इसमें इतनी बात जोड़ूंगा कि जो रियल एस्टेट है, बड़ी बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर वो भी उनके भी प्रोजेक्ट में सरकार इसकी अनिवार्यता कर दे, इसको मैंडेटरी कर दे कि जो कॉलोनीज बन रही है प्राइवेट सेक्टर में, जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उनको कुछ पोर्शन में ये सौर ऊर्जा का विकल्प रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ की जो स्थिति है, लिफ्ट की हम बात करें या जो लाइटिंग की बात होती है, उसमें कम से कम उसका इस्तेमाल हो सके। तो हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कॉलोनियाँ हैं। जी नागेंद्र जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए अगर चाहे व्यवसायिक हो चाहे घरेलू हो जी, तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जो एनओसी जारी करते वक्त सरकार अगर ये राज्य सरकार अनिवार्य कर दे, रंजन जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, एक मिनट आधा मिनट में। जी, कि वो अगर देखिए राज्य सरकार घरेलू और व्यावसायिक दोनों के लिए ये अनिवार्य कर दे कि आपको जब आप एनओसी लेंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे, तो उसमें आप वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एकदम सोलर को भी छोटा है बड़ा अपनी जरूरत के मुताबिक स्थापित करेंगे, बिल्कुल, तो इसके सफल होने की संभावना है। बिल्कुल समय कम है। रंजन जी कुछ कह रहे थे आप? रमेश जी बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे कि सरकार को इस स्तर पे औद्योगिक स्तर पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आएगी राघवन जी, जो पावर पर जो एग्रीमेंट का जो खेल होता है सरकारों में, वो बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, उससे बहुत बड़ी बाधा सोलर पावर लेके आएगा। मुझे लगता है उससे बड़ी बाधा आएगी। सरकार खेल तो सरकार में जो खेल है वो कहीं भी हो सकते हैं। कम से कम पावर सेक्टर का जो मामला है इसको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, ताकि लोगों की जिंदगियां रोशन भले ही कम हो लेकिन घर रोशन होते रहें। हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। रमेश जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सरकार की सौर ऊर्जा वाली जो योजना है वो गाँव को, खेतों को रोशन करेगी। इसके साथ साथ घरों में अगर प्राइवेट सेक्टर में इस पर काम किया जाएगा तो कॉलोनियाँ भी जगमग हो जाएंगी, और छोटे छोटे यूनिट्स में जो लाखों रुपए के घर बनाते, अगर वो भी इसका उपयोग करेंगे तो उनके यहाँ भी बिजली सस्ती पहुँचेगी और बचत होगी। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।